15 मार्च 2024 को ब्लूमबर्ग में गौतम अडानी की अमेरिकी जांच से जुड़ी एक खबर छपी। तब इसे खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने एक बयान में कहा, हमें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की कोई जानकारी नहीं है। बात वहीं दब गई। अब 21 नवंबर 2024 अमेरिका में एक ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिससे अडानी ग्रुप के सभी शेयर धड़ाम हो गए। महज एक दिन में गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गई। केनिया ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील भी रद्द कर दी। अमेरिका में वारंट जारी होने की खबर है और भारत में भी उनकी गिरफ्तारी की अब मांग हो रही है। इसी खबर पर है आज का एक्सप्लेनर वीडियो, जिस पर कई सवाल हैं। पहला सवाल, गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में खुला मामला क्या है? 24 अक्टूबर 2024 को अमेरिका में न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक इंडाइटमेंट दर्ज हुआ था। इसे अभियोग पत्र कह सकते हैं। इसमें गौतम अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र के मुताबिक आरोपियों ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने की योजना बनाई गई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा किया। यह अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसे FCPA भी कहते हैं, इसका उल्लंघन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका न्याय विभाग के डॉक्यूमेंट में रिश्वत ऑफर करने और प्लानिंग की बात कही गई है। रिश्वत दी गई ऐसा नहीं कहा गया। 20 नवंबर 2024 को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और ये मामला सामने आया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आरोपियों में सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल भी शामिल हैं। इन पर ग्रैंड यूरी, FBI और अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग यानी SEC की जांचों में अड़ंगा डालने की साजिश करने का आरोप है। चारों लोग मामले से जुड़े ईमेल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज डिलीट करने को तैयार थे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जांच के लिए दूसरी जानकारी नहीं दी गई। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ और SEC की साझा बैठक में झूठ बोला गया और रिश्वत कांड में शामिल होने से इनकार किया। अब दूसरा सवाल, हेरफेर और रिश्वत के आरोप किस प्रोजेक्ट में लगे हैं? अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के मुताबिक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने देश में 12 गीगावाट की एनर्जी की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। SECI भारत सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जिसका उद्देश्य देश में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाना है। दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL और एक विदेशी फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। उन्हें लेटर ऑफ अवार्ड LOA जारी कर दिया गया। यहाँ एक दिक्कत आ गई। AGEL और विदेशी फर्म से खरीदी बिजली के लिए SECI को ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ऐसे में वो AGEL और विदेशी फर्म से बिजली नहीं खरीद पाता। इससे अडानी की कंपनी और विदेशी फर्म को घाटा होता। आरोप पत्र के मुताबिक गौतम अडानी ने अपने भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन समेत 7 लोगों के साथ मिलकर अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची, जिससे राज्य सरकारें SECI के साथ पावर सेल एग्रीमेंट कर ले और उनके सोलर पावर एग्रीमेंट को के लिए खरीदार मिल जाए। आरोप पत्र के मुताबिक गौतम अडानी ने आंध्र प्रदेश के किसी बड़े अधिकारी से 7 अगस्त 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच कई बार मुलाकात की, ताकि आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी EPDCL और SECI के बीच सोलर पावर एग्रीमेंट का करार हो जाए। इसके बाद इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। AGEL और विदेशी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू कश्मीर की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। अब तीसरा सवाल, इस मामले की जांच किसने की है? इस मामले की जांच भारत की CBI की तर्ज पर काम करने वाली अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की न्यूयॉर्क कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज फ्रॉड एंड इंटरनेशनल करप्शन यूनिट्स ने की है। अमेरिकी सरकार की ओर से 2 एजेंसी केस को देख रही हैं। पहली US अटॉर्नी का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और दूसरी क्रिमिनल डिवीजन का फ्रॉड सेक्शन। अब 17 मार्च 2023 से ही अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस मामले की जांच कर रही थी।
एफबीआई ने अमेरिका में सागर अडानी के ठिकानों पर छापा भी मारा, लेकिन इस मुद्दे को अडानी ग्रुप ने दबा दिया। अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के मुताबिक 18 मार्च 2023 को सागर अडानी से पूछताछ भी की गई। इसके बावजूद 19 मार्च 2024 को अडानी समूह ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को गलत जानकारी दी। अडानी ने नोटिस की बात को छिपा दिया, जिससे उन्हें फंड मिलने में परेशानी न हो सके। अब चौथा सवाल, पूरे मामले में किस किस पर और कहां केस चलेगा। अमेरिका में दो तरह के कानून हैं, संघीय यानी फेडरल लॉ, जो राज्यों के कानून यानी स्टेट लॉ। संघीय कानून को लागू करने के लिए अमेरिका में सभी 50 राज्यों में 94 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ऐसी ही अदालत एक न्यूयॉर्क राज्य के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में है, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ इसी अदालत में मुकदमा चलेगा। न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक मामले में 8 आरोपी हैं। इनमें 7 भारतीय और एक फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। अब पांचवा सवाल, रिश्वत भारत में दी गई तो कार्रवाई अमेरिका में क्यों हो रही है। अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस के तहत घूस देकर बिजनेस करना एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर अमेरिका से जुड़ी किसी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है तो उस पर अमेरिका में मुकदमा चल सकता है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा हुआ था। अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग में बताया गया कि 2021 में अमेरिका में अडानी ग्रीन कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया। इसमें अमेरिकी निवेशक शामिल थे। एजीएल की सहयोगी कंपनी प्रतिभूतियां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE में लिस्टेड थी। दोनों कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात अपने निवेशकों को नहीं बताई। अब छठवां सवाल, गौतम अडानी के खिलाफ इस मामले में एन इंडिक्टमेंट इन द US कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है। एन इंडिक्टमेंट इन US का शाब्दिक अर्थ है अमेरिका में एक अभियोग, यानी अमेरिका में चलने वाला एक मुकदमा। अमेरिका में इसकी जिम्मेदारी न्याय विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर होती है। कोई अपराध होने पर जांच होती है, इसके बाद प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील एक औपचारिक लिखित आरोप तैयार करता है। इस लिखित आरोप को ग्रैंड जूरी जारी करती है, यानी मतलब यहीं से मुकदमे की शुरुआत होती है। जिस शख्स पर अभियोग लगता है सबसे पहले उसे औपचारिक नोटिस भेजा जाता है। आरोपी वकील करके अपना बचाव कर सकता है। अब सातवां सवाल, अडानी ग्रीन ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी। 21 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अडानी एंटरप्राइजेस ने प्रेस नोट में कहा कि यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC के सभी आरोप निराधार हैं। अडानी एंटरप्राइजेस की ओर से जारी बयान में कहा गया, अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा कि अभी ये सिर्फ आरोप है। आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाए। हमारी कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी। जिन देशों में हमारा बिजनेस है, हमें वहाँ की गवर्नेंस, पारदर्शिता और नियमों का हमने पालन किया है। हम सभी स्टेक होल्डर्स और कर्मचारियों को यकीन दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं। आठवां सवाल, अडानी पर हेरफेर और रिश्वत देने के आरोपों पर अब आगे क्या होगा। अमेरिकी लीगल सिस्टम के मुताबिक इंडिक्टमेंट के बाद केस अरेंजमेंट स्टेज में चला जाता है, यानी आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहां अदालत उन पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाएगी, लिखित कॉपी भी देगी। आरोप सुनकर आरोपियों को बताना होगा कि वे खुद को दोषी मानते हैं या नहीं। अगर बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष यानी नॉन गिल्टी बताया तो आरोपों का जूरी ट्रायल शुरू होगा, मतलब जूरी के सामने मुकदमा चलेगा। इस पर JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार बताते हैं कि अडानी ग्रुप की तरफ से अमेरिकी कोर्ट के आरोपों को गलत बताया गया है, इसलिए अब उन्हें कोर्ट में अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने होंगे। अगर अडानी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटीज फ्रॉड में दोषी पाए जाने पर 20 साल की जेल और $5 मिलियन का जुर्माना देना होगा। वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल की जेल और जुर्माना देना होगा। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत दोषी पाए गए तो 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। अरुण कुमार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार की ओर से अमेरिकी सरकार पर केस बंद करने का दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि इसका कुछ नतीजा निकलेगा, इस पर संदेह है।
अरुण कुमार ने बताया अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंट है, वहाँ की सरकार कानूनी कामों में ज़्यादा दखल नहीं दे सकती। राष्ट्रपति की ओर से दबाव बनाने के बाद भी अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई जारी रख सकता है। लेकिन यह बात साफ है कि भारत सरकार और ट्रंप की ओर से गौतम अडानी को बचाने के प्रयास किए जाएंगे। अब 9वां सवाल, अडानी पर आरोप तय होने से उनके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अमेरिकी कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों का जॉइंट मार्केट कैप तेज गिरावट के साथ 2.19 लाख करोड़ रुपए घट गया। यह नुकसान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुए नुकसान से 2 गुना ज़्यादा है। 21 नवंबर यानी गुरुवार को गौतम अडानी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में 3 पायदान नीचे आ गए। अब वे इस लिस्ट में 25वें स्थान पर आ गए। इससे पहले वे 22वें स्थान पर थे। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक अडानी की कुल संपत्ति 17.34% की गिरावट आई है। अडानी पर धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद केनिया सरकार ने 21 नवंबर को अडानी ग्रुप के साथ की गई सभी डीलें रद्द करने की घोषणा की है। इसमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल थे। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। अब 10वां सवाल, इससे पहले अडानी किन किन मामलों में घिरे हैं। इससे पहले वे हिंडनबर्ग, कोयला हेराफेरी और गोड्डा पावर प्लांट विवाद में भी अडानी फंस चुके हैं। पहले वाले पे बात करते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें गौतम अडानी पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए। इन दिनों अडानी एंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लॉन्च करने वाली थी। ये एफपीओ 27 जनवरी 2023 को खुलना था, लेकिन उसे 3 दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। 25 जनवरी तक शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू करीब $12 मिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। हालांकि अडानी ने आरोपों से इनकार किया और 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ भी कैंसिल कर दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की। इसमें अडानी को क्लीन चिट मिल गई थी। दूसरा, लो ग्रेड कोयले में हेराफेरी का आरोप। 22 मई 2024 को ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी। हेडलाइन थी, अडानी पर भारत में स्वच्छ ईंधन के रूप में लो ग्रेड का कोयला बेचकर धोखाधड़ी करने का आरोप। फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें दावा किया गया था कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से $28 प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। इस कोयले की शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हाई ग्रेड वाले कोयले के रूप में 91 डॉलर्स के आसपास, जो कि करीब 7,750 रुपये होता है, प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया गया था। इसी के चलते ग्रुप ने कोयले से बनने वाली बिजली ग्राहकों को ज़्यादा कीमत पर बेची। अब तीसरा, गोड्डा पावर प्लांट विवाद। अडानी पावर झारखंड लिमिटेड, जिसे APGL भी कहा जाता है, और बांग्लादेश सरकार के बीच नवंबर 2017 में बिजली सप्लाई डील हुई। इस डील के मुताबिक अडानी पावर अगले 25 साल तक बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 10 अप्रैल 2023 से APGL ने बांग्लादेश को बिजली देना शुरू किया। APGL के गोड्डा प्लांट में रोज़ाना 1400 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती थी। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार अडानी को हर महीने 6 से $6.5 करोड़ का भुगतान करती थी। लेकिन 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अडानी को देने वाले पैसों में कटौती कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश ने अडानी को $3.1 करोड़ का भुगतान किया था। सितंबर में 8.7 करोड़ और अक्टूबर में 9.7 करोड़ का भुगतान किया गया। अब नवंबर 2024 तक बांग्लादेश पर APGL का 85 करोड़ यानी करीब 7,200 करोड़ रुपए बकाया बाकी है। इस पर अडानी ने बांग्लादेश में बिजली कटौती का ऐलान कर दिया है। तो आज के इस एक्सप्लोरर वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।